Good morning students and welcome to learning classes, and today we are going to start in chemistry chapter 3rd atoms and molecule। हम एटम्स के बारे में बहुत सारी चीजों को ऐसा जानते हैं कि एटम जो होते हैं वो बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते। एक सिंगल एटम्स जो होता है वो किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्शन करने के लिए एबल नहीं होता। इसके लिए क्या होता है कि एक एटम के साथ दूसरा एटम मिलकर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है और यही मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो कोई भी केमिकल रिएक्शन करने के लिए एबल होते हैं। तो ये सारी चीजें हमें इस चैप्टर में देखना है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना है कि इलेक्ट्रॉनिक किसी भी जो एलिमेंट्स होते हैं, जो एटम होते हैं, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, कितने प्रोटॉन हैं, कितने न्यूट्रॉन्स हैं, ये सारी चीजें देखनी है। उसके बाद कैटायंस और एनायन का फॉर्मेशन कैसे होता है। जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं, एटम होते हैं, वो टेंडेंसी रखते हैं इलेक्ट्रॉन लूज करने की और इलेक्ट्रॉन गेन करने की। तो जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं वो क्या करते हैं, पॉजिटिव चार्ज यानी कैटायंस का फॉर्मेशन करते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं वो नेगेटिव चार्ज यानी एनायन का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये सारी चीजें हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यहाँ पर पढ़ना है। यहाँ पर हमको नंबर्स ऑफ थिंग्स, सबसे पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ना है, फिर मोल कॉन्सेप्ट पढ़ना है, एटम्स की साइज क्या होती है, ये सारी चीजें हमको इस चैप्टर में पढ़नी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से। ठीक है, उसके बाद डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी भी पढ़नी है। तो डाल्टन्स के मेरिट क्या थे, डिमेरिट क्या थे, उन्होंने एटम्स के बारे में क्या बताया, ये सारी चीजें हमको इस चैप्टर में डिटेल्स में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में ही आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो ये जो केमिकल कॉम्बिनेशन होता है, कोई भी केमिकल रिएक्शन जब होता है तो उसमें एक कॉम्बिनेशन होता है कि जब दूसरा मॉलिक्यूल, दूसरा कंपाउंड एक दूसरे से रिएक्शन करता है तो जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है, कोई भी केमिकल रिएक्शन जो होता है वो टू पार्ट्स में होता है। वन इज द रिएक्टेंट एंड अदर इज द प्रोडक्ट। ठीक है, सपोज में ये हमारा A प्लस B, ये हमारा रिएक्टेंट है, और ये A और B मिलकर जो बन रहे हैं ये हमारा प्रोडक्ट है। ठीक है, तो इस तरह से कोई भी रिएक्शन जो होते हैं उसमें रिएक्टेंट होते हैं, दो मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट करके एक नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, यही होता है केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अब हमारा आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास क्या होता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो एटम्स, जो मॉलिक्यूल होते हैं, ना तो वो डिस्ट्रॉय होते हैं और ना ही क्रिएट होते हैं। उनके जितने मॉलिक्यूल, जितना मास होता है उनका रिएक्टेंट में, उतना ही मास होता है उनका प्रोडक्ट में। ठीक है, तो यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास यही था कि जितना मास आपके रिएक्टेंट में होगा उतना ही मास प्रोडक्ट में भी होना चाहिए, तभी वो रिएक्शन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो करेगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास का एग्जांपल हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे ये हमारा एक केमिकल रिएक्शन है, सोडियम कार्बोनेट प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सोडियम कार्बोनेट का जो फॉर्मूला होता है Na2CO3, एंड ये कितना हमने लिया है, 4.0 ग्राम। उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है HCl, ये हमारा होता है 10.0 ग्राम। कितना होता है, 10.0 ग्राम हमने इसको लिया है। ये इसका मास यानी ये इसका वेट हमने इतना लिया है। जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं तो जो प्रोडक्ट हमारा बनता है डेट इज अ कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 जिसका सिंबल होता है ऑलरेडी आप जानते होंगे, कितना है ये 2.5 ग्राम ये बना, और प्लस सोडियम क्लोराइड जो बना हमारा, जिसका सिंबल होता है MaCl, जिसको हम सिंपल सॉल्ट भी बोलते हैं, जो घरों में यूज होते हैं सिंपल सॉल्ट, उसमें सोडियम क्लोराइड होता है। ये कितना बना हमारा 11.5 ग्राम। अब हम टोटल मास निकाल कर देख लेते हैं कि रिएक्टेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट और नॉट। अगर रिएक्टेंट प्रोडक्ट के बराबर ही मास होगा देन दिस इज फॉलो द केमिकल
कंजर्वेशन, ये हमारा मास फॉलो कर रहा है, अदरवाइज ये फॉलो नहीं कर रहा है। तो देखते हैं टोटल मास नंबर निकालकर हमें कितना पता है। टोटल मास नंबर सपोज भी मैं यहाँ पर निकालती हूँ, टोटल मास नंबर रिएक्टेंट का ले लेते हैं, कितना है, ये हमारा था 4.0 ग्राम प्लस 10.0 ग्राम, ठीक है, जो आ जाएगा 14 ग्राम, 14 ग्राम आ जाएगा, ठीक है। अब हम प्रोडक्ट का देख लेते हैं, प्रोडक्ट में भी कितना है, प्रोडक्ट का ये हमारा रिएक्टेंट का हो गया है ना। अब ये प्रोडक्ट का हम देख लेते हैं, तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है 2.5 ग्राम, 2.5 ग्राम प्लस 11.5 ग्राम, 11.5 ग्राम, तो यानी कि ये भी कितना आया 14 ग्राम, ठीक है। तो यानी कि दिस रिएक्शन इज अ फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये रिएक्शन जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास को फॉलो कर रहा है, क्योंकि इसमें जितना हमने लिया था मास, जितना वेट का हमने सोडियम कार्बोनेट लिया था, जितना हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया था, रिएक्टेंट में भी उतने, प्रोडक्ट में भी उतने ही मास यानी उतना ही वेट कंपाउंड का हो रहा है, ठीक है। तो यानी कि इस तरह से हमें ये पता चलता है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट होने वाले जितने भी एटम्स एलिमेंट्स होते हैं वो नॉर बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ना तो वो क्रिएट होते हैं, ना तो वो ज्यादा बनते हैं, और ना ही वो डिस्ट्रॉय होते हैं, ना कि जैसे पहले हमने कितना लिया था 10 ग्राम 14 ग्राम टोटल रिएक्टेंट था, और बाद में जब प्रोडक्ट हुआ तो ये 16 ग्राम हो गया या 100 ग्राम हो गया, ऐसा नहीं हुआ, जितना हमने लिया था, जितना वेट था उतना ही ये हुआ है, ठीक है। तो अब हमारा सेकेंड है केमिकल कॉम्बिनेशन का सेकेंड, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन, ठीक है, प्लस कुछ भी होगा। इन केमिकल सब्सटेंसेस एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन अ डेफिनेट प्रपोर्शन, किसी भी केमिकल सब्सटेंसेस में जो एलिमेंट्स होते हैं वो डेफिनेट, हमेशा एक डेफिनेट प्रपोर्शन में प्रेजेंट होते हैं, तभी एक डेफिनेट कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, अदरवाइज वो कुछ और ही बन जाएगा, हमारा जो प्रोडक्ट जो कंपाउंड है वो नहीं बनेगा। देखते हैं फॉर एग्जाम्पल, हमें H2O, CO2, इन दोनों से आप फैमिलियर हैं, दिस इज वाटर एंड दिस कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर सभी पानी पीते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड इनहेलेशन यानी कि हम हमेशा अपने अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते रहते हैं, तो दोनों से हम फैमिलियर हैं, बोथ आर यूजफुल फॉर अर्थ, ठीक है। तो H2O हमें पता है कि 1 ग्राम हाइड्रोजन एंड 8, ये ऑक्सीजन का क्या है, एटॉमिक मास है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है, सॉरी, ठीक है। तो ये यानी एक हाइड्रोजन का एटम है और दूसरा हमारा ऑक्सीजन का एटॉमिक मास, दोनों का। उसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड में हम देख लेते हैं 3:8, कैलकुलेट कर लेते हैं इसको, कैलकुलेट करके 3/8 इक्वल टू 36/x, यानी कि 36 ग्राम ऑफ जो हमारा केमिकल सब्सटेंसेस है उसमें 36 ग्राम, यानी कि 96 में 36 ग्राम निकालना है। तो x इक्वल टू हम देख लेंगे कि कितना है, 36 × 8/3, तो 96 ग्राम, यानी कि टोटल जो प्रपोर्शन है केमिकल सब्सटेंसेस का वो कितना है हमारे सोल्यूशन में, 36 ग्राम है। तो यानी कि इन केमिकल सब्सटेंसेस द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रपोर्शन, यानी कि कोई भी एलिमेंट जो होता है वो एक डेफिनेट प्रपोर्शन में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन दोनों क्लियर हो गया, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में डाल्टन ने अपना विशेष योगदान दिया था, जिसको हम डाल्टन एटॉमिक थ्योरी बोलते हैं। उन्होंने डिफरेंट थिंग्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में डाल्टन ने बताया था। डाल्टन ने क्या बताया कि जितने भी एटम्स, उनकी मेन कॉन्सेप्ट है एटम्स जो होते हैं वो कैन नॉट बी डिविजिबल, यानी कि वो डिवाइड नहीं किए जा सकते। डिविजिबल क्या थे, डिविजिबल थे, यानी कि ये बहुत ही स्मॉल छोटे थे जिसको डिवाइड नहीं किया जा सकता था। और उन्होंने बताया कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो एटम्स होते हैं नॉर बी क्रिएटेड,
nor be created and nor be destroyed, nor be destroyed। उन्होंने बताया कि जो एटम्स होते हैं वो बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं और वो किसी भी केमिकल रिएक्शन में एक स्पेशल यानी कि अपने एक मास डेफिनेट मास के फॉर्म में रिएक्शन करते हैं और ये किसी भी केमिकल रिएक्शन में ना तो क्रिएट होते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय होते हैं। ठीक है, उसके एटम्स जितने भी एटम्स होते हैं वो डिफरेंट एलिमेंट्स के होते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि जितने भी एटम होते हैं वो डिफरेंट एलिमेंट्स के होते हैं, यानी कि डिफरेंट एलिमेंट एंड उनके डिफरेंट मास के साथ उनकी डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी होती है, यानी कि उनके मास डिफरेंट होते हैं और उस मास डिफरेंट होने की वजह से उसकी केमिकल प्रॉपर्टी होती है। यानी कि उन्होंने बताया कि जो एटम होता है वो बहुत ही स्मॉल पार्टिकल से बना होता है जो कि डिविजिबल नहीं होता, जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, वो उसी को हम क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। और जितने भी एटम होते हैं वो केमिकल रिएक्शन में नॉर बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। और उन्होंने बताया कि जितने भी केमिकल एटम्स होते हैं वो डिफरेंट एलिमेंट्स के होते हैं और डिफरेंट मास नंबर के साथ उनकी केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या होती है, डिफरेंट होती है। और ये जो एटम्स होते हैं वो डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स मिलकर ही किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो डाल्टन्स ने इतनी सारी चीजों को बताया। ठीक है, तो डाल्टन्स ने क्या बताया, मेरिट्स ऑफ डाल्टन, मेरिट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। एटॉमिक थ्योरी, इनकी थ्योरी में मेरिट क्या थे? मेरिट पहला, इन्होंने बताया कि जो एटम्स होते हैं उन्होंने एक्सप्लेन किया कि जितने भी एटम्स होते हैं वो डिवाइड नहीं किए जा सकते, यानी कि वो बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स के होते हैं और ये किसी भी केमिकल रिएक्शन में ना तो क्रिएट होते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय करते हैं। इनकी थ्योरी की ये मेरिट थी, यानी कि कोई भी जो एटम होते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में ना तो क्रिएट होते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय होते हैं। एंड उन्होंने बताया कि जो स्मॉल पार्टिकल्स होता है, एटम्स जो होते हैं उसको बहुत ही छोटे होते हैं और वो डिवाइड नहीं किए जा सकते। ये दो चीजें उनकी थ्योरी में उनकी दो मेरिट थे। उसके बाद उनका आता है डिमेरिट, यानी हम यहाँ पर मेरिट में लिख भी सकते हैं कि नॉर बी क्रिएटेड, अगेन नॉर बी उन्होंने एक्सप्लेन किया, ये पूरा लिखना है, नॉर बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉयड in any chemical reaction। और इन्होंने ही बताया कि जो एटम होते हैं वो डिवाइड नहीं हो सकते। इनकी थ्योरी से ही पता चला हमको कि जो एटम्स होते हैं वो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, ये इनके कुछ मास होते हैं। ये सारी चीजें हमको इन्हीं की थ्योरी से ही पता चला। डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी, इन्होंने अपनी एटॉमिक थ्योरी में ये सारी चीजें बताई। ठीक है, तो मेरिट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन एक्सप्लेन किया उन्होंने और बताया कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो एटम्स होते हैं वो न तो क्रिएट होते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय होते हैं। उसके बाद उनके डिमेरिट्स क्या थे, उन्होंने ये तो बताया, डिमेरिट्स देखते हैं, डिमेरिट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। उन्होंने ये चीज तो बताई कि जो एटम्स होते हैं वो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, छोटे, लेकिन उन्होंने सब एटॉमिक पार्टिकल्स का कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया अपनी थ्योरी में। उन्होंने ये नहीं बताया कि जितने भी एटम्स होते हैं वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स उनके अंदर पाए जाते हैं। वो इन तीन सब एटॉमिक पार्टिकल से कोई भी एटम्स जो होता है, एलिमेंट्स जो होता है वो मिलकर बना होता है। इन चीज का उन्होंने अपनी थ्योरी में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। उसके बाद उन्होंने आइसोटोप्स के बारे में भी अपनी थ्योरी में कुछ नहीं बताया,
यानी आइसोटोप्स क्या होते हैं, कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट होते हैं और वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करते हैं। इसके बारे में भी उन्होंने अपनी थ्योरी में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। फॉर एग्जाम्पल जैसे कार्बन 6 है, इसका एटॉमिक मास 12 है, कार्बन 6 ही है लेकिन एटॉमिक मास क्या है 14 है। ये दोनों डिफरेंट आइसोटोप, यानी कि ये दोनों क्या है, कार्बन के आइसोटोप्स हैं, यानी कि एटॉमिक नंबर तो सेम है लेकिन इनका एटॉमिक मास जो है वो क्या है, डिफरेंट है। तो इसके बारे में भी डाल्टन ने अपनी थ्योरी में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। इस चीज के लिए भी इनकी थ्योरी डिस्कार्डेड है, फेल्ड है। उसके बाद उन्होंने आइसोबर्ट्स नहीं बताया कि यानी कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनके एटॉमिक नंबर डिफरेंट होते हैं बट एटॉमिक मास जो होते हैं वो सेम होते हैं, लेकिन इनकी प्रॉपर्टीज जो होती है वो क्या होती है, डिफरेंट होती है। इसके बारे में भी डाल्टन ने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। ठीक है, उसके बाद substances made up of same kinds of atom may have different properties। कुछ ऐसे substances होते हैं जो कि सेम kinds के एटम से बने होते हैं लेकिन उनकी प्रॉपर्टी जो होती है वो सेम नहीं होती, डिफरेंट होती है। तो ये भी उन्होंने अपने थ्योरी में एक्सप्लेन नहीं किया। तो इस तरह से जो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी थी वो डिस्कार्ड कर दी गई, यानी कि ये सारी कमियां थी उनकी थ्योरी में, ये सारी चीजों को उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया था। कुछ चीजों को उन्होंने एटम्स के बारे में बताया लेकिन उन्होंने ये तो बताया कि एटम्स बहुत ही स्मॉल होते हैं जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, इनडिविजिबल होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर बताया है कि कैन नॉट बी डिविजिबल, ये कैसे होते हैं, इनडिविजिबल होते हैं, यानी कि ये डिवाइड नहीं किए जा सकते, इनडिविजिबल होते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर कैन नॉट लिखा है, अगर ये सिर्फ इनडिविजिबल लिख देंगे तो इसकी जरूरत नहीं होगी। ठीक है, नॉट बी क्रिएटेड एंड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ये ना तो क्रिएट होते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो एटम्स होते हैं और ना भी डिस्ट्रॉय रहते हैं, यानी केमिकल जो कंजर्वेशन ऑफ मास है उसको ये फॉलो करते हैं। जितना मास हम लेंगे उतना ही आगे प्रोडक्ट में भी ये होते हैं, यानी कि केमिकल लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास को ये फॉलो करते हैं। मेरिट में वही चीजें बताई गई हैं कि ये ना तो क्रिएट होते हैं ना तो डिस्ट्रॉय होते हैं और ये केमिकल कॉम्बिनेशन को फॉलो, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन एक्सप्लेन करते हैं। इनकी मेरिट थी कि ये एक्सप्लेन किए थे। उसके बाद डिमेरिट्स उनकी बहुत ज्यादा आ गई, इसलिए इस थ्योरी को डिस्कार्ड कर दिया गया। नंबर्स ऑफ साइंटिस्ट आए जिन्होंने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और बताया कि सब एटॉमिक पार्टिकल से कोई भी जो एलिमेंट एटम होता है उसमें सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन उनके सेल्स ऑर्बिटल्स में होता है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन जो होते हैं वो उसके न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। एंड आइसोटोप्स एंड आइसोबर्ट्स के बारे में भी उन्होंने नहीं बताया कि आइसोटोप्स यानी कि सेम एटॉमिक नंबर होता है बट डिफरेंट एटॉमिक मास होने की वजह से उनकी प्रॉपर्टी जो होती है वो डिफरेंट होती है, ये भी उन्होंने अपनी थ्योरी में एक्सप्लेन नहीं किया। एंड देन आइसोबर्ट्स सेम एटॉमिक मास होता है बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर होता है और ये डिफरेंट प्रॉपर्टी कंटेन करते हैं एटम्स, ये चीज भी उन्होंने एक्सप्लेन नहीं करी। एंड सेम सब्सटेंस, कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं सेम काइंड के एटम से बनने के बाद भी उनकी प्रॉपर्टी जो होती है वो डिफरेंट होती है। ठीक है, तो हम इतना ही पढ़ेंगे, इसके बाद आगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। आई होप कि आपको इतना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के मेरिट एंड डिमेरिट समझ में आ गई होगी। बाकी आगे की टॉपिक एटम्स और मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड और अदर थिंग्स हम सेकेंड वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।